नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने बलवन के बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि बलवन क्या था। पहले इल्बारी तुर्क था और उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो मंगोलों के हाथ पड़ता है, फिर आगे चल के वो धीरे धीरे किसके पास पहुंचता है, इल्तुतमिश के पास पहुंचता है। और इल्तुतमिश के पास जब पहुंचता है तब से ही वो क्या होता है कि पदों पर क्या है, राजसी पदों पर नियुक्त होता रहता है। और अंततः नसरुद्दीन महमूद के समय में वो किस पद पर पहुंच जाता है, नायब ए ममलकात के पद पर पहुंच जाता है। और उसने राजा ना होते हुए या सुल्तान ना होते हुए भी किन की शक्तियों का प्रयोग किया, सुल्तान की शक्तियों का प्रयोग किया। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि वो जो बलवन था उसने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया था। और इसी कारण जब रिलेशन बनते हैं ना दोस्तों, तब क्या है, चीजें और ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं। तो हमने लास्ट टाइम में क्या बात की थी, बलवन की रक्त और लौह की नीति के बारे में। किसके, बलवन की रक्त और लौह की नीति के बारे में हमने बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि बलवन पहले तो सही तरीके से बात करता था कि नहीं तुम मान जाओ तो ठीक, नहीं तो फिर क्या है दूसरा विकल्प, रक्त और लौह की नीति कि तुमको हम पीट पाट की चीजों को बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कल इन सब चीजों के बारे में बात की। आज हम बात करने वाले हैं इक्तादारी व्यवस्था के बारे में कि बलवन ने क्या किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्तादारी जो व्यवस्था थी उसको भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है। लेकिन अगर इल्तुतमिश नहीं होगा तो कौन हो जाएगा, मोहम्मद गौरी हो जाएगा। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या नियुक्त किया था, इक्तादार नियुक्त किया था। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। इक्तादारी व्यवस्था की बात की जाएगी तो बलवन ने क्या किया कि इक्ताओं की जांच करने के लिए, क्या है, इक्ताओं की जांच करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्त की जिसका नाम था ख्वाजा। क्या था, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्त की। और नियुक्ति करने के पश्चात सभी इक्ताओं की जांच करवाई कि कौन व्यक्ति किस इक्ता पर नियुक्त है। होगा क्या कि जब वह देखेगा तो होगा क्या कि वहां पर पता चलेगा कि कुछ अयोग्य अधिकारी क्या बने हैं, इक्तादार बने हैं। क्या बने हैं, इक्तादार बने हैं। तो क्या करेगा, उन्हें पुनः क्या है, उन्हें पुनः किसी और को देगा। और उसके पश्चात जो व्यक्ति उस लायक नहीं था तो उसे क्या किया, पेंशन देकर, क्या करके, पेंशन देकर उन्हें मुक्त कर दिया। तो अगर पेंशन देने की बात की जाएगी तो बलवन ने देने का यह काम किया था। क्या किया था कि इक्तादार जो ठीक ठाक नहीं थे उनको रिलीव कर दिया। और उसके पश्चात क्या कर दिया कि नए व्यक्ति को वहां पर नियुक्त किया। और नियुक्त करने के पश्चात उन लोगों को जिनको उसने सेवानिवृत्त किया उनको क्या कर दिया, पेंशन देकर उनकी छुट्टी कर दी। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि इस एकता व्यवस्था को बलवन ने वंशानुगत जो था, वंशानुगत को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि जब तक कोई व्यक्ति योग्य नहीं होगा तब तक उसे कोई इक्ता प्रदान नहीं की जाएगी। या फिर जो व्यक्ति इक्तादार है और उसमें योग्यता नहीं है उसे हटा दिया गया था। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि इक्तादारी व्यवस्था में क्या किया था कि उसने एक नया अधिकारी नियुक्त किया था, वो था ख्वाजा। किसका, क्वेश्चन पूछा गया था कि ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, तो उसको करने का श्रेय किसे दिया जाता है, बलवन को दिया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कि ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, तो बलवन ने की थी। तो यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिखिएगा, बलवन ने इक्ता की जांच करने के लिए, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो दोस्तों ये चीज तो रहा कि किसने की नियुक्ति, ख्वाजा की
बलबन ने की थी। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। और 2-3 चीजें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाएगी तो दोस्तों पूछा गया है कि किस अभिलेख में, क्या पूछा गया है, किस अभिलेख में बलबन को विष्णु का अवतार बताया गया है। किसका? विष्णु का अवतार किसमें बताया गया है? तो दोस्तों वो बताने का कार्य किया गया है पालम बावली अभिलेख में। किसमें बताया गया है? पालम बावली अभिलेख में ये चीज बताई गई है। किसमें? पालम बावली अभिलेख में ये चीज बताई गई। और यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था पालम बावली अभिलेख में क्या है, पालम बावली अभिलेख में दिल्ली का नाम क्या मिलता है? योगिनीपुर मिलता है। क्या मिलता है? योगिनीपुर मिलता है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज पूछा गया है कि किस लेख में या अभिलेख में यह बताया गया है कि बलबन क्या था? खलीफा का सहायक था। यह भी क्वेश्चन बन चुका है 2014 ROARO में। तो इस चीज को हमें भी ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे पालम बावली अभिलेख में, पालम बावली अभिलेख में, बावली अभिलेख में बलबन को विष्णु का अवतार कहा गया है। अवतार कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर नोट करके लिखना, याद ना हो तो, याद हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नोट करके लिखना कि पालम बावली अभिलेख में, पालम बावली अभिलेख में दिल्ली का नाम योगिनीपुर मिलता है। योगिनीपुर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख में क्या बताया गया है कि वो क्या था? खलीफा का सहायक था। लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट, गढ़ मुक्तेश्वर लेख में, गढ़ मुक्तेश्वर अभिलेख में बलबन को खलीफा का सहायक बताया गया है। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है? यूपी RO और ARO में। कब? 2014 में। तो यूपी RO ARO 2014। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। बलबन की 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है। बलबन ने क्या कार्य किया था उसके बारे में। बलबन की कार्यों की बात की जाएगी तो उसने अपने शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? बलबन था। और गुप्तचर को क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक। क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। जैसे होता था कि मैंने आपको बताया था कि बलबन के पहले जो भी शासक हुए हैं और इल्तुतमिश के बाद जो भी शासक हुए हैं उनमें उस तरीके की योग्यता देखी नहीं जाती है। तुर्कान चहलगानी के जो सदस्य हुआ करते थे वो सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इससे बचने के लिए बलबन ने क्या किया? गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। और कहा जाता है
कि उसने एक गुप्तचर के पीछे भी एक गुप्तचर को लगाया था, जिससे क्या हो कि कोई चीजें, सब चीजें जो कंट्रोल में रहे। तो सबको डर रहेगा ना कि मेरे पीछे भी कोई गुप्तचर लगा रहेगा। तो इस तरीके से हमको इस चीज को ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि बरीद व्यवस्था या गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। और उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? बरीद ए मुमालिक कहा जाता है। तो लिखिएगा, बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की गुप्तचर को आप लोग जासूस भी लिख सकते हो, तुम लोग को सब कुछ समझाना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत होती है। गुप्तचर समझोगे क्या है? तो ठीक है, गुप्तचर को या जासूस को बरीद कहा जाता था। बरीद कहा जाता। नेक्स्ट की बात की जाए तो गुप्तचर के प्रमुख को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो गया? गुप्तचर के बारे में बात की जाए। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसके? सैन्य व्यवस्था के बारे में। थोड़ा सा लिख लीजिए फिर देखते हैं। ठीक है, गुप्तचर सैन्य व्यवस्था की बात की जाएगी तो इसने क्या किया था? सैन्य व्यवस्था का भी स्थापना किया था। और सैन्य व्यवस्था को क्या कहा गया? दीवान ए अर्ज। क्या कहा गया है? दीवान ए अर्ज कहा गया है। और इसके प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा गया। क्या कहा गया? आरिज ए मुमालिक कहा गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बलबन ने सैन्य विभाग का गठन किया, जिसे दीवान ए आरिज कहा जाता था। नेक्स्ट, इसके प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि दीवान ए आरिज का संबंध किससे है, या आरिज ए मुमालिक क्या होता है, बरीद क्या होता है, बरीद ए मुमालिक क्या होता है। तो जब हम इस चीजों को बहुत ढंग से समझे होंगे तभी होगा कि बरीद कौन होता है? गुप्तचर होता है। और गुप्तचर के प्रमुख को क्या कहते हैं? बरीद ए मुमालिक कहते हैं। सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? दीवान ए आरिज कहते हैं। और सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं? आरिज ए मुमालिक कहते हैं। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे उसके क्या है, बलबन के समय हुए विद्रोहों के बारे में बात करेंगे। बलबन के समय में विद्रोहों की बात की जाएगी तो सबसे प्रमुख विद्रोह जो है वो है बंगाल का विद्रोह। कौन सा है? बंगाल का विद्रोह है। और इसे हमें समझना है। बंगाल के विद्रोह के पहले हम मंगोलों के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, पहले बंगाल विद्रोह ही पढ़ते हैं। किसके बारे में? बंगाल विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल विद्रोह की बात की जाएगी तो हम पहले तो देखेंगे यहाँ पर कौन शासक था। किसके बारे में? बंगाल विद्रोह। दोस्तों, बंगाल विद्रोह
क्यों होता है हम इसे समझेंगे। देखेंगे दोस्तों, जब बंगाल में क्या है, जब बलवन शासक बनता है, क्या है, जब बलवन शासक बनता है तो बंगाल में कौन शासन कर रहा था? तातार खां। कौन कर रहा था? तातार खां शासन कर रहा था। तातार खां जब शासन कर रहा था तो उसके जगह पर क्या है, तातार खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था होगा। लेकिन जब ये शासक बनेगा, कौन? बलवन जब शासक बनेगा तो क्या कर दिया जाएगा कि तातार खां जो होगा वो अपनी जो होता है कि बलवन की अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है? बलवन की अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन बलवन क्या करता है कि उसके जगह पर तुगरिल खां को, किसको? तुगरिल खां को नियुक्त कर देता है। किसको नियुक्त कर देता है? तुगरिल खां को नियुक्त कर देता है। और तुगरिल खां क्या करता है? कुछ समय पश्चात क्या है, कुछ समय पश्चात देखता है कि बलवन क्या है, बलवन पश्चिमोत्तर भारत से हो रहे आक्रमण, जो कि मंगोलों के आक्रमण थे, उसमें व्यस्त था। इस चीज को देखकर क्या है, इस चीज को देखकर क्या किया? तुगरिल खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। और स्वतंत्र जब घोषित कर दिया तो क्या करेंगे? अब अवध का शासक क्या है, बलवन क्या करेगा? अवध के शासक अमीर खां या अमीन खां को भेजेगा। किसको भेजेगा? अमीर खां या अमीन खां को भेजेगा, जो जाता है लेकिन किससे पराजित हो जाता है? तुगरिल खां से पराजित हो जाता है। तुगरिल खां से जब पराजित हो जाता है तब फिर क्या होता है? बलवन स्वयं सैन्य नेतृत्व करता है और कहाँ आक्रमण करता है? बंगाल पर आक्रमण करता है। और जब बंगाल पर आक्रमण करता है तो तुगरिल खां क्या है, तुगरिल खां क्या होता है? वहां से भाग जाता है, अपनी राजधानी लखनौती को छोड़कर वहां से भाग जाता है। और अंतिम समय में उसकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। उसी समय बलवन ने अपने पुत्र बुगरा खां से क्या है, बलवन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि राजा के अंदर देवत्व का अंश होता है। किसका अंश होता है? अंश होता है देवत्व का अंश होता है। किसी सामान्य व्यक्ति से राजा की तुलना नहीं की जा सकती। तो हमने क्या देखा? बंगाल विद्रोह के बारे में देखा। तो लिखिएगा शासक, यहां पे लिखिएगा बंगाल विद्रोह ना, लिखिएगा बलवन जब शासक बना तो, जब शासक बना तो, शासक बना तो तातार खां, तातार खां जो कि बंगाल से स्वतंत्र शासन कर रहा था, स्वतंत्र शासन कर रहा था, शासन कर रहा था, लेकिन तत्काल उसने बलवन की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, नेक्स्ट बात कीजिए। बलवन ने अधीनता स्वीकार कर ली। बलवन ने उसके स्थान पर तुगरिल खां को बंगाल का शासक नियुक्त किया, शासक नियुक्त किया। बलवन को पश्चिमोत्तर भारत में व्यस्त देखकर तुगरिल खां ने
खां ने स्वतंत्रता की घोषणा, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, घोषणा कर इसे पहले लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। दोस्तों यही सारी चीज़ें जब हमको नहीं समझ में आती हैं तो क्या होते हैं, हमें आते हुए भी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, हमसे गलत हो जाते हैं। इसलिए हमको एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी चाहिए। तो ठीक है, बंगाल स्वतंत्र शासक घर से बलबन ने तुगरिल खां के विरुद्ध अवध के शासक अमीर खां को भेजा, जो पराजित हुआ तो देखिएगा दोस्तों, जब पराजित होगा अमीर खां या अमीन खां, तब क्या होता है, बलबन बहुत क्रोधित होता है। और क्रोधित होने के पश्चात ये क्या करता है, अयोध्या के गेट पर इसे लटकवा देता है, मतलब इसकी हत्या करवा देता है। इस तरीके से बलबन ने यह कार्य किया था। निश्चित बलबन ने अमीन या अमीर खां को अयोध्या के गेट पर लटकवाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल के विद्रोह को दमन करने के लिए बलबन स्वयं दिल्ली से गया। ठीक है, तुगरिल खां राजधानी लखनऊ को छोड़कर भाग गया। उसका पीछा करते हुए मुकद्दर ने उसे मार दिया। दोस्तों जब मारा तो एक काम और होगा कि उसे, किसको, मुकद्दर को बलबन ने तुगरिल कुश की उपाधि, किसकी उपाधि, तुगरिल कुश की उपाधि दी। तो लिखिएगा, इस कारण बलबन ने उसे
बलबन ने उसे तुगरिल कुश की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बंगाल का विद्रोह यहां पर देखेंगे तो किसने किया था? तुगरिल खान ने। किसने किया था? तुगरिल खान ने किया था। जिसे मारा किसने? मुकद्दर ने किया। और इसके पश्चात इसकी कौन सी उपाधि मिली? तुगरिल कुश की उपाधि मिली। और देखेंगे किसको भेजा गया था? अमीन या अमीर खां को भेजा गया, लेकिन वो पराजित होता है। पराजित होने के पश्चात अलबन उसे सजा देने के लिए, क्या है, सजा देने के लिए उसकी हत्या करवाता है। और कहां, किस गेट पे लटकवाता है? अयोध्या के गेट पर लटकवाता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि और क्या हुआ था बंगाल विद्रोह के समय में। बंगाल विद्रोह के समय में एक और घटना घटेगी। वो घटना ये होगी कि बलबन, क्या है, बलबन के पास सैन्य शक्ति भी थी। क्या थी? सैन्य शक्ति भी थी। और वो बहुत अच्छा शासक भी था। क्या है? बहुत अच्छा शासक भी था अपने शासन के दौरान में। मतलब कि सब चीजों को क्या कर रहा था? मैनेज कर रहा था। लेकिन उसने क्या किया है? सीमा विस्तार नहीं किया है। क्या नहीं किया है? सीमा विस्तार नहीं किया है। यह पहला अवसर होता है जब बलबन दिल्ली से बाहर निकला है बंगाल विद्रोह के दौरान। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बलबन दिल्ली से पहली बार कब निकला था? तो बंगाल विद्रोह के दौरान ही निकला था। दूसरी चीज यहीं पर ध्यान रखनी होती है कि वो वहां किसके साथ गया था? अपने पुत्र बुगरा खां के साथ गया था। उसी समय जब वो विजय करता है तो किसे शासक नियुक्त करता है? बुगरा खां को नियुक्त करता है। और दूसरी चीज वहीं पर बुगरा खां से ये कहता है कि राजा में किसका अंत होता है? देवत्व का अंश होता है। राजा की समानता कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। तो लिखिएगा, बंगाल विद्रोह के समय, बंगाल विद्रोह के दौरान ही पहली बार अपने शासनकाल में बलबन दिल्ली से बाहर निकलता है। नेक्स्ट बात की जाएगी, क्या है? बंगाल विद्रोह के दमन के पश्चात बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा कि राजा में, सुल्तान में देवत्व के गुण होते हैं। उनकी समानता कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों बंगाल विद्रोह की बात, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या चीजें इससे पूछी गई हैं और पूछे जाने की क्या क्या संभावना है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मंगोलों के आक्रमण के बारे में। मैंने जैसे अभी बताया था कि बलवन ने कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पश्चिमोत्तर भारत से क्या है, उसे पश्चिमोत्तर भारत में ये चीज देखने को मिल रही थी, क्या हो रहा था, बार बार मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। मंगोलों का आक्रमण हो रहा था तो उसने क्या किया कि पश्चिमोत्तर भारत की किलेबंदी करनी की। क्या की? क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिमोत्तर भारत की किलेबंदी किसने की थी, तो वो बलवन ने की थी। बलवन ने अपने दोनों पुत्रों को, क्या है, बलवन ने अपने दोनों पुत्रों को कहां पर लगवाया था, पश्चिमोत्तर भारत के बॉर्डर पे लगवाया था। उसका बड़ा लड़का था मोहम्मद खां। कौन था? बड़ा लड़का था मोहम्मद खां और दूसरा था बुगरा खां। क्या है? बुगरा खां दूसरा लड़का होता है। बुगरा खां, देखेंगे कि यहां पर ध्यान रखना है कि मंगोलों के आक्रमण के दौरान, क्या है, मंगोलों के आक्रमण के दौरान ही 1285-86 में किसकी हत्या कर दी जाती है, मोहम्मद खां की। किसकी? मोहम्मद खां की हत्या कर दी जाती है। और जब हत्या कर दी जाती है, जब बलवन को राज दरबार में यह समाचार सुनाया जाता है या खबर को सुनाया जाता है, तो बलवन कोई एक्सप्रेशन, मतलब कि अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं करता। जैसे कोई आम व्यक्ति मर गया हो वैसे वो रहता है। लेकिन उसके, क्या है, मोहम्मद खां की मृत्यु का, क्या है, मोहम्मद खां के मृत्यु का बलवन को बहुत सदमा पहुंचता है। और कहते हैं कि वो, क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बलवन अपने राज दरबार में किसी को हंसने और रोने, इस तरीके की एक्टिविटी को क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो अगर वो स्वयं करता तो उसके राजा की जो प्रतिष्ठा थी वो क्या होती, कम होती। इसलिए वो कहते हैं, बरनी बताता है, कौन बताता है, जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोजशाही में बताता है कि बलवन, क्या है, बलवन 2-2 दिनों तक अपने जो शयन कक्ष होता था वहां से नहीं निकलता था। और कहते हैं कि रात में वो बहुत रोया करता था। क्या करता था? रात में बहुत रोया करता था। और अंत समय में कहते हैं कि इसी के कारण, क्या है, इसी दुख के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है, बलवन की मृत्यु हो जाती है 1287 ईसा पूर्व में। तो हम दोस्तों, हमने क्या देखा कि बलवन के कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। और उनका बड़ा पुत्र जो था मोहम्मद खां, वो किस आक्रमण में मारा जाता है, मंगोलों के आक्रमण में मारा जाता है। और पश्चिमोत्तर भारत की किलेबंदी किसने करवाई, बलवन ने करवाई। और क्या मैंने बताया कि हाँ, बुगरा खां, यहां पर ध्यान रखना कि बुगरा खां जो होगा वो क्या करेगा कि वो फिर कहां चला जाएगा, लखनऊ वहां क्या चला जाएगा, बंगाल चला जाएगा। और बलवन की मृत्यु के पश्चात वो यहां पर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, बलवन दिल्ली पुनः वापस नहीं आता है। सॉरी, बुगरा खां दिल्ली वापस नहीं आता। तो लिखिएगा, बलवन ने कोई सीमा विस्तार नहीं किया, विस्तार नहीं किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, बलवन के समय, बलवन के समय मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। बलवन ने पश्चिमोत्तर भारत की किलेबंदी करवाई, किलेबंदी करवाई। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा, सुमन समाना एवं उच्च। यहाँ का शासक किसी ने नियुक्त किया, बुगरा खां। किसको? बुगरा खां। नेक्स्ट बात की जाएगी तो सिंध
सिंध, मुल्तान, मुल्तान प्लस लाहौर। लाहौर का शासक ने किसने नियुक्त किया? मोहम्मद खां। किसको? मोहम्मद खां। ठीक है दोस्तों, इस यहीं पे लिखेगा मंगोलों के आक्रमण के कारण, मंगोलों के आक्रमण के दौरान बड़ा बेटा मोहम्मद खां मार दिए गए। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हो गई। ठीक है, इसी के शोक में क्या है, इसी के शोक में किसकी मृत्यु हो जाती है? बलबन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद खां की मृत्यु से बलबन को बहुत कष्ट होता है, अंततः इसी शोक के कारण बलबन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि मोहम्मद खां के शासनकाल से ही दो लोगों का नाम जुड़ता है। एक का नाम आता है अमीर खुसरो और एक का नाम आता है अमीर हसन देहलवी। क्या है, जो दरबारी संरक्षण मिलता है दो लोगों को, वो है अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। किसके समय में? मोहम्मद खां के समय में ही ये चीजें उसे मिल जाती हैं। किसको? अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी को। तो देखिएगा, मोहम्मद खां संरक्षण, अमीर खुसरो, दूसरा अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि इन्हें क्या कहते हैं? भारत का सादी। क्या कहते हैं? भारत का सादी। ये क्या थे? गजल लेखक थे, गजल लेखक। और दूसरी चीज, अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो था अबुल हसन। क्या था? अबुल हसन। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? अबुल हसन इनका मूल नाम था, मूल नाम। दूसरी चीज अगर बात की जाएगी तो क्या है कि इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का तोता। क्या कहते हैं? भारत का तोता या तोता ए हिंद भी कहा जाता है। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं
बलवन के उत्तराधिकारियों के बारे में। बलवन के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे तो दो लोगों का नाम आता है, एक का नाम आता है कैकूबाद और दूसरे का नाम आता है शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्या है? शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो बलवन के पुत्र नहीं थे बल्कि क्या थे? पौत्र थे, मतलब नाती हुआ करते थे। बलवन ने कैक खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? कैक खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन होता क्या है कि वहां का अमीर वर्ग, क्या है? अमीर वर्ग किसे शासक नियुक्त करता है? कैकूबाद को शासक नियुक्त करता है। अभी पीजीटी 2016 में, क्या है, सॉरी, पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बलवन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो उसमें कैक खुसरो ऑप्शन में नहीं था और उसमें ऑप्शन क्या था? कैकूबाद था। तो कैकूबाद को ही आंसर माना गया। तो इसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि बलवन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? कैक खुसरो को नियुक्त किया था। लेकिन कौन शासक बनता है? कैकूबाद शासक बनता है। कैकूबाद का जो पालन पोषण हुआ था बड़ा कड़ाई के साथ हुआ था। बड़ा कड़ाई का मतलब यह है कि बड़ा सही तरीके से हुआ था। उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उसे प्रशिक्षण में ही हर समय लिप्त रखा जाता था। जैसे ही वो शासक बना, क्या है, जैसे ही वो शासक बना तो क्या होता है कि ये इस चीज़ों के बारे में तो सबको पता होगा। तो होगा क्या कि इसके जो अमीर वर्ग होंगे, क्या होगा? अमीर वर्ग जो होगा उसे सुरा और सुंदरी में लिप्त कर देगा। और अंत समय में क्या होता है कि कैकूबाद किसका लड़का होता है? बुगरा खां का लड़का होता है। बुगरा खां से मिलने के लिए भी वो कहा जाता है, अवध में जाता है। फिर उसके पश्चात वो सिजदा करता है। कौन? बुगरा खां, क्योंकि सुल्तान के विरुद्ध, सुल्तान के समझ क्या करना था? सिजदा और पैबोस करना था। तो वो करता है। तो इससे क्या होता है? वो बहुत द्रवित होता है और एटलीस्ट जाके गले मिल जाता है अपने पिता बुगरा खां से। और अंत समय में क्या होता है? उसे लकवा मार देता है। और लकवा मारने के पश्चात कौन शासक बनता है? क्यूमर्स बनता है। और क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी कर देते हैं, या खिलजी ही कर देते हैं। इस तरीके से जो बलवन या बलवनी वंश था या इलबारी वंश था, उसका क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है? पहले तो याद रखना है कि बलवन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो अपने कैक खुसरो को बलवन ने ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अगर पूछे कि इलबारी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स इसका अंतिम शासक था। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर पूछे बलवन ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? कैक खुसरो को लिखने उत्तराधिकारी कौन बना था? कैकूबाद बना था। किसका पुत्र था? बुगरा खां का पुत्र था। और बुगरा खां की बात की जाएगी तो बुगरा खां कहाँ रह जाता है? दिल्ली ही रह जाता है, और वहाँ बंगाल ही रह जाता है। वो पुनः दिल्ली वापस नहीं आता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की और हमने बात की कि गुलाम वंश में क्या क्या चीज़ें रहीं। तो दोस्तों,
एक बार अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे किसके बारे में, गुलाम वंश के मिसलेनियस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।